थ्योरीज पे चर्चा करने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रेड में जो राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल थ्योरीज है उनको एक एक करके हम समझेंगे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, हम बात करेंगे उदारवाद पर। किस पर? उदारवाद पर। पहला हमारा टॉपिक है उदारवाद। उदारवाद यानी कि लिबरलिस्ट। तो लिबरलिस्ट को या उदारवाद को हम 3 महत्वपूर्ण पार्टों में बांट सकते हैं। कितने पार्टों में? हम 3 महत्वपूर्ण भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो भाग है हमें इसे समझने की दृष्टि से, यानी कि ये उदारवाद जो है, इस उदारवाद को हमने उदारवादी विचारकों के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा है। किस आधार पर? उदारवादी विचारकों के आधार पर। तो पहले जो उदारवादी विचारक थे उन्हें हम कहते हैं परंपरागत उदारवादी। कौन से? परंपरागत उदारवादी। परंपरागत उदारवादी हम कहते हैं उनको, ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल या क्लासिकल लिबरलिस्ट। दूसरी जो है उन्हें कहते हैं हम आधुनिक उदारवादी। कौन से? आधुनिक उदारवादी। दूसरे आधुनिक उदारवादी यानी मॉडर्न लिबरलिस्ट। तीसरे है समकालीन उदारवादी। समकालीन उदारवादी यानी कि इस समय जो उदारवाद चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? समकालीन उदारवाद। तो उदारवादी विचारकों के आधार पर हम उदारवाद को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला जो उदारवाद है वो कौन सा है? परंपरागत उदारवाद। दूसरा जो है आधुनिक उदारवाद। तीसरा है समकालीन उदारवाद। तो उदारवाद को हम 3 हिस्सों में हमने बांट दिया है। अब हम बात करेंगे समकालीन उदारवाद को भी हम 3 हिस्सों में, और इसका डिवाइडेशन किया जा सकता है। हम इसको फिर से हम कितने भागों में बांट लेंगे? 3 भागों में बांट लेंगे। तो पहला जो है इसमें है नव उदारवादी। नव उदारवादी, ठीक है। इस नव उदारवादी को ही हम क्या कहते हैं? स्वेच्छा तंत्रवाद। क्या कहा जाता है? स्वेच्छा तंत्रवाद। नव उदारवाद को ही हम क्या कहते हैं? स्वेच्छा तंत्रवादी या नव उदारवादी। दूसरा जो इसका पार्ट है उसे हम कहते हैं समतावादी। क्या? समतावादी। समतावादी। समकालीन उदारवाद का जो तीसरा हिस्सा है वो समुदायवादी। समुदायवादी, क्या कहा जाता है उसको? समुदायवादी। दूसरा है समतावादी और तीसरा है नव उदारवादी। तो उदारवादी जनक के आधार पर या विचारकों के आधार पर, यानी कि उदारवादी विचारक, उदारवादी विचारकों के आधार पर हमने 3 हिस्सों में बांटा है इसको। परंपरागत उदारवाद, तीसरा है आधुनिक उदारवाद, दूसरा आधुनिक उदारवाद, तीसरा कौन सा है? समकालीन उदारवाद। फिर से हमने समकालीन उदारवाद को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला है नव उदारवाद, उसी को स्वेच्छा तंत्रवाद बोलते हैं। दूसरा है समकालीन उदारवादी और समतावादी, और तीसरा है समुदायवादी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। आगे हम बात करने वाले हैं इनको एक एक करके। ठीक है, हमने बात की है परंपरागत उदारवाद की, तो हम इसे समझेंगे अब। इसको परंपरागत उदारवाद को हम विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है परंपरागत उदारवाद।
ठीक है, अब हमारा टॉपिक है परंपरागत उदारवाद। परंपरागत उदारवाद को ही हम इस दूसरे नाम से भी इसको जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसको दूसरा नाम नकारात्मक उदारवाद भी इसी को कहा जाता है। परंपरागत उदारवाद को ही हम क्या कहते हैं? नकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद। परंपरागत जो उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। किसकी? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, यानी कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाता है। तो सीधी सी बात है कि ये किस पर बल देगा? ये हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो ये किस पर बल देगा? व्यक्तिवाद पर बल देगा। किस पर? व्यक्तिवाद पर ये बल देगा। दूसरी बात करते हैं हम, तो ये व्यक्ति की विवेकशीलता को सर्वोपरि मानता है। ये क्यों प्रतिबंध नहीं लगाता है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर? क्योंकि ये व्यक्ति को क्या मानता है? विवेकशील मानता है, यानी कि वो क्या है? बुद्धिमान है और वह अपना भला बुरा समझ सकता है। इसलिए व्यक्ति की किसी भी तरह की स्वतंत्रता पर वह प्रतिबंध नहीं लगाता है। तीसरी बात करते हैं, तो ये अबाध यानी कि बिना किसी प्रतिबंध के अबाध स्वतंत्रता की बात करता है। अबाध स्वतंत्रता की बात करता है ये कौन? परंपरागत उदारवाद अबाध स्वतंत्रता की बात करता है। चौथी हम अगर विशेषता देखते हैं तो ये इसके जो राज्य हैं, परंपरागत उदारवादी जो राज्य हैं वो कैसे राज्य होते हैं? ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। तो सीधी सी बात है, वो कैसे राज्य होंगे? रात्रि प्रहरी राज्य। रात्रि प्रहरी राज्य होंगे, ठीक है। यानी कि इनका सिर्फ काम क्या है? सुरक्षा करना। क्या? राज्य की सुरक्षा करना इनका मेन मुख्य कार्य है, प्लस कानून व्यवस्थाएं बनाए रखना, ठीक है। कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी तरह के बाजार को ये बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देते हैं, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसके बाद में ये बाजार के बारे में हम बात करते हैं, तो व्यक्ति की जो बाजार व्यवस्था होती है या बाजार में ये हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। हस्तक्षेप यानी कि राज्य किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। राज्य किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, ये हस्तक्षेप में विश्वास रखता है, ठीक है। इसको हम लेसेस फेयर कहते हैं। लेसेस फेयर अंग्रेजी इसका एक वर्ड है इसके लिए, लेसेस फेयर। लेसेस फेयर की जो नीति है, पॉलिसी है, वो उसको अपनाते हैं, ठीक है। तो जो परंपरागत उदारवाद है उसे हम नकारात्मक उदारवाद कहते हैं और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या देता है? बल देता है, ठीक है। इसलिए ये व्यक्तिवाद पर बल देता है, व्यक्ति को विवेकशील समझता है, अबाध स्वतंत्रता पर बल देता है, रात्रि प्रहरी राज्य के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद में हस्तक्षेप की नीति अपनाता है, हस्तक्षेप की नीति में विश्वास रखता है, यानी कि लेसेस फेयर में ये लेसेस फेयर पर ये बल देता है। हम बात करते हैं इनके समर्थकों की। जो परंपरागत उदारवाद है इसके समर्थक कौन कौन हैं? समर्थक की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। समर्थकों में हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो समर्थक है, पहला है जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। जॉन लॉक इसका पहला समर्थक है। इसके अलावा जो समर्थक है हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर के अलावा इसमें जेएस मिल, ठीक है। इसके अलावा जेएस मिल के अलावा इसके जो समर्थक है थॉमस पेन,
इसके अलावा थॉमस पेन, लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, और ये मेन इसके क्या है, समर्थक है। जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल, थॉमस पेन, डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन, और इसके अलावा कुछ अर्थशास्त्री भी इसके क्या है, समर्थक है। अर्थशास्त्री भी इसके कुछ समर्थक हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्रियों में जो पहला नाम आता है वो है स्मिथ, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, इसके अलावा रिकार्डो व माल्थस, रिकार्डो और माल्थस, ठीक है। ये परंपरागत उदारवाद के समर्थक है। जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल, थॉमस पेन, लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, एडम स्मिथ और रिकार्डो, यानी कि डेविड रिकार्डो और माल्थस। कौन है? माल्थस। ये सभी क्या है, परंपरागत उदारवाद के जनक है या उदारवाद के समर्थक है। तो परंपरागत उदारवाद व्यक्ति को स्वतंत्र रखने के पक्ष में है। ये व्यक्ति को विवेकशील मानता है, आवाज स्वतंत्रता की बात करता है और रात्रि प्रहरी राज्य पर बल देता है और बाजार में हस्तक्षेप में विश्वास रखता है, यानी कि लेसेस फेयर में विश्वास रखता है। ये है परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद। इसके बाद हम दूसरी बात करेंगे, जो नेक्स्ट है हमारा अगला है, वो है आधुनिक उदारवाद। कौन सा है? आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद को ही हम क्या कहते हैं? सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। क्या है? सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद यानी कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ युक्ति संगत प्रतिबंध लगाता है। यानी कि क्या करता है? स्वतंत्रता पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है। यानी कि ये कहता है, युक्त प्रतिबंध का मतलब ये है कि आधुनिक उदारवाद जो परंपरागत उदारवाद है उसका खंडन करते हुए ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को अबाध स्वतंत्रता देना दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचाना है या उसकी स्वतंत्रता को समाप्त करना है। इसलिए आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है ताकि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाया जा सके या उसे भी उस तरह की स्वतंत्रता दी जा सके। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी स्वतंत्रता वहां तक है जहां तक दूसरे की नाक है। यानी कि अगर आप मान लो हवा में लकड़ी घुमा रहे हो और अगर वो किसी की नाक के जाके लग रही है तो आपकी स्वतंत्रता वहां पर बाधित, आपकी स्वतंत्रता वहां तक नहीं है। अगर दूसरे की नाक को जाकर लगती है तो वहां पर राज्य क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा और आपको युक्तियुक्त या किसी भी तरह के प्रतिबंध लगाकर या आपके सजा का प्रावधान करेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि दूसरे की स्वतंत्रता को बचाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। इसमें आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद या इसी को हम क्या कह सकते हैं? कल्याणकारी राज्य भी इसी को हम बोल सकते हैं। ठीक है, आधुनिक उदारवादी जो राज्य होते हैं वो कल्याणकारी राज्य होते हैं। ठीक है, यानी कि कल्याणकारी राज्य में विश्वास रखते हैं। अब इनकी हम आधुनिक उदारवाद की बात करते हैं तो इसकी विशेषता की बात करते हैं
तो ये पहली विशेषता हो गई, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है किस पे? स्वतंत्रता पर। ये अहस्तक्षेप के बजाय, यानी कि परंपरागत उदारवाद क्या करता था? अहस्तक्षेप में विश्वास रखता है। ये अहस्तक्षेप के बजाय क्या करता है? तार्किक हस्तक्षेप व कल्याणकारी राज्य में विश्वास रखता है। तो ये क्या करता है? तार्किक हस्तक्षेप करता है, तार्किक हस्तक्षेप करता है। ठीक है, यानी कि ये बाजार को स्वतंत्र छोड़ने के पक्ष में है, लेकिन जब तक ये कोई इंटरफियर नहीं करेगा तब तक किसी तरह की कोई बड़ी समस्या ना आ जाए या बड़ी दिक्कत हो, तभी ये क्या करता है? बाजार में हस्तक्षेप करता है, तार्किक हस्तक्षेप करता है, यानी कि ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं। और ये क्या करता है? कल्याणकारी राज्य में या कल्याणकारी राज्य में विश्वास करता है, कल्याणकारी राज्य में विश्वास करता है। ठीक है, तो ये राज्य आधुनिक उदारवाद जो है वो कल्याणकारी राज्य में विश्वास करता है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये कि कल्याणकारी गतिविधियां करता है। ठीक है, अब हम इसके बात कर लेते हैं समर्थकों की। तो इसमें समर्थक कौन कौन हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, समर्थक, समर्थकों में जो पहला समर्थक है वो है टी.एच. ग्रीन। कौन है? टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन किसका है? आधुनिक उदारवाद का समर्थक है। इसके लॉस्की, हॉबाउस, मैकाइवर, ठीक है। और अगर हम इसमें अर्थशास्त्री की बात करते हैं कि कौन सा अर्थशास्त्री है या कौन सा इकोनॉमिस्ट है जो इसके समर्थकों में है, वो है केन्स। ये ब्रिटेन का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था। कौन था? केन्स, जो लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक, लोक कल्याणकारी राज्य का बहुत बड़ा समर्थक था। तो आधुनिक उदारवाद की हम बात करते हैं तो ये परंपरागत उदारवाद की का आलोचक कह सकते हैं हम, या उसकी आलोचना करता है या उस पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। ये आधुनिक उदारवाद सकारात्मक उदारवाद के नाम से जाना जाता है और ये स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है। ये राज्य को तार्किक हस्तक्षेप की अनुमति देता है, या आधुनिक उदारवाद में जो राज्य है वो कल्याणकारी नेचर का राज्य होता है और ये तार्किक हस्तक्षेप करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बार बार हस्तक्षेप करता रहेगा रोज ही या पूरे बाजार को अपने में समेट लेगा, ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्र छोड़ता है, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आती है तब ये बाजार में हस्तक्षेप करता है, कल्याणकारी गतिविधियों में विश्वास रखता है। ठीक है, तो इसके जो समर्थक है वो टी.एच. ग्रीन है, लॉस्की है, हॉबहाउस है। कौन? हॉबहाउस और मैकाइवर। ठीक है, और इसके अलावा अर्थशास्त्री जो है किन्स है। ठीक है, तो हम 2 कर चुके हैं अब तक। किसमें? उदारवादी विचारकों के आधार पर हमने परंपरागत उदारवाद को कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आधुनिक उदारवाद हमने कर लिया है। अब बारी आती है समकालीन उदारवादी की। किसकी बारी आती है? समकालीन उदारवाद की। समकालीन उदारवाद। ठीक है, इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा हमारा कौन सा था? देखिए, समकालीन उदारवाद में पहला था नव उदारवाद। कौन सा था? नव उदारवाद। इसी को हम स्वेच्छातंत्रवादी कहते हैं। दूसरा हिस्सा था समतावादी और तीसरा था समुदायवादी। ठीक है, तो हम पहला करेंगे इसमें नव उदारवादी। ठीक है,
इसका जो पहला पार्ट है समकालीन उदारवाद का, पहला जो हिस्सा है वो कौन सा है? नव उदारवाद। नव उदारवाद, ठीक है। नव उदारवाद को ही हम क्या कहते हैं? स्वेच्छा तंत्रवादी। स्वेच्छा तंत्रवादी, स्वेच्छा तंत्रवादी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नव उदारवाद की। अब तक हम बात कर चुके थे किसकी? परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद की। अब नव उदारवाद की बात करते हैं। तो नव उदारवाद की बात करते हैं तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे नव उदारवाद को नव दक्षिणपंथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नव दक्षिणपंथी। नव दक्षिणपंथी भी इसे कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका एक नया वर्ड है न्यू राइट्स। न्यू राइट्स किस नाम से? अंग्रेजी में न्यू राइट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। नव दक्षिणपंथी का मतलब होता है कि ये उदारवाद के विपरीत है। यानी कि उदारवाद, यानी कि ये कह सकते हैं उदारवाद के विपरीत नहीं। जो परंपरागत उदारवाद और परंपरागत उदारवाद के बाद में आधुनिक उदारवाद आया, तो आधुनिक उदारवाद के कुछ अलग है। तो आधुनिक उदारवाद का ये एक तरह से खंडन करते हैं और परंपरागत उदारवाद के लगभग ये नज़दीक है। कुछ हद तक परंपरागत उदारवाद के ये समर्थकों में ही कह सकते हैं हम, लेकिन इनकी एक अलग धारा है, ये अलग तरह के विचारक है, इसलिए इनको समकालीन उदारवाद कहा जाता है और इसको ये नव उदारवाद के नाम से जाने जाते हैं और इन्हीं को स्वेच्छा तंत्रवादी कहा जाता है। अब हम इसकी विशेषता की हम बात कर लेते हैं कि क्या विशेषताएं हैं इन नव उदारवादी विचारकों की। विशेषताएं क्या है? ये कहते हैं कि शास्त्रीय उदारवाद से प्रेरित ये सिद्धांत सीमित सरकार की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं? सीमित सरकार, सीमित सरकार की बात करते हैं। यानी कि राज्य जनता में, या जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है या राज्य जनता में इतना हस्तक्षेप नहीं करेगा, इतना हस्तक्षेप नहीं करे कि वो उनकी स्वतंत्रता ही बाधित हो जाए। यानी कि जो सरकार है, जो राज्य है, वो सीमित सरकार करेगा, यानी कि सीमित शासन करेगा। मतलब हर तरह के उनके अधिकार नहीं है, राज्य को इतने अधिकार नहीं है कि वो ज़्यादा हस्तक्षेप कर सके। सीमित सरकार का मतलब है यानी कि वापस घूम फिर के वहीं पे कहाँ पे आ गया, ये रात्रि प्रहरी राज्य के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, न कि कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करेगा। इस पर कौन बल देते हैं? समकालीन उदारवादी। समकालीन उदारवाद में कौन? नव उदारवादी या इच्छा स्वतंत्रवाद या स्वेच्छा तंत्रवाद। और स्वेच्छा तंत्रवाद को ही क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? लिबर्टेरियनिज्म। लिबर्टेरियनिज्म, लिबर्टेरियनिज्म के नाम से जाना जाता है। स्वेच्छा तंत्रवाद या इच्छा स्वतंत्रवाद। और ये रात्रि प्रहरी, और यही दूसरी बात करते हैं मिनिमल स्टेट की। कौन? मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, यानी कि सीमित सरकार होनी चाहिए, राज्य पे प्रतिबंध होना चाहिए, मिनिमल स्टेट की। और एलपीजी का समर्थन करते हैं। किसका? एलपीजी का। एलपीजी के समर्थक है कौन? नव उदारवादी एलपीजी के समर्थक है। यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, एल से लिबरलाइजेशन उदारवाद, पी से प्राइवेटलाइजेशन, जी से जनरलाइजेशन यानी कि ग्लोबलाइजेशन, सॉरी, जी से क्या है? ग्लोबलाइजेशन। एल से लिबरलाइजेशन उदारवाद, प्राइवेट यानी निजीकरण, एल से वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। स्वेच्छा तंत्रवादियों का जो प्रमुख तर्क है क्या है?
प्रमुख तर्क क्या है, जो नव दक्षिणपंथी है या न्यू राइट्स है, ये कहते हैं कि फिसलन वाली चढ़ाई परिस्थितियों की समानता को हासिल करने के लिए कल्याणकारी राज्य का खर्च बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी कि जब राज्य आधुनिक उदारवादी या कल्याणकारी राज्य होता है तो राज्य पर क्या पड़ता है, बोझ पड़ता है, यानी कि अतिरिक्त खर्च पड़ता है। क्या पड़ता है, अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त खर्च आता है। और इस अतिरिक्त खर्च को ही क्या कहा है, फिसलन वाली चढ़ाई क्या है, यानी कि स्लिपरी स्लोप का, स्लिपरी स्लोप, स्लिपरी स्लोप कहा है। ठीक है, स्लिपरी स्लोप के नाम से जाना जाता है, स्लिपरी स्लोप कहा है इसी को, अतिरिक्त खर्च वाले को। ठीक है, परिस्थितियों की समानताओं, यानी कि सभी को इक्वल करने के लिए या सभी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो कल्याणकारी राज्य कार्य करता है, वो कहीं ना कहीं राज्य के लिए अतिरिक्त खर्च के रूप में उभर कर सामने आता है, जिससे राज्य विकास नहीं कर पाता है और उसका विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए स्वेच्छातंत्रवादी या नव उदारवादी कहते हैं कि राज्य को कल्याणकारी राज्य के पूर्व में के रूप में भूमिका न निभाकर रात्रि प्रहरी राज्य के रूप में भूमिका निभानी चाहिए। अर्थात सीमित सरकार का ये समर्थन करते हैं। मिनिमल स्टेट होना चाहिए, यानी कि स्टेट की शक्तियाँ इतनी होनी चाहिए, मिनिमम, कम से कम शक्तियों के पक्षधर हैं और एलपीजी के समर्थक है। ठीक है, और इसी से यानी कि राज्य की जब शक्तियाँ असीमित हो जाती है तो राज्य की क्या होती है, बाजार में दखलंदाजी बढ़ती है। ठीक है, क्या बढ़ती है, राज्य की बाजार में दखलंदाजी बढ़ती है, जिससे कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध होता है। इस प्रकार स्वतंत्रता को नुकसान होता है। इस प्रकार क्या होता है, जो स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है, यानी जो उदारवाद का जो मूल कंसेप्ट है स्वतंत्रता, वो उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है, उसको नुकसान होता है। और इसलिए समानता की चढ़ाई में, यानी कि लोगों को इक्वल करने के चक्कर में, लोगों को समान करने के चक्कर में क्या होती है, जो स्वतंत्रता नामक जो स्वतंत्रता है वो क्या करती है, स्वतंत्रता फिसल जाती है। क्या हो जाती है, स्वतंत्रता फिसल जाती है। तो इसीलिए इसको स्लिपरी स्लोप कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको स्लिपरी स्लोप कहा जाता है। इसीलिए जो समकालीन उदारवाद के जो नव उदारवादी विचारक हैं वो सीमित सरकार का समर्थन करते हैं, ताकि इक्वल करने के चक्कर में, लोगों को समान करने के चक्कर में स्वतंत्रता बाधित ना हो। ठीक है, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सीमित सरकार, मिनिमल स्टेट, और साथ ही साथ जो नव उदारवादी या स्वेच्छातंत्रवादी है वो एलपीजी के समर्थक है। नकारात्मक उदारवादी व अबाध स्वतंत्रता के समकालीन समर्थक है। ठीक है, ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये परंपरागत उदारवाद के ज़्यादा नज़दीक है या नकारात्मक स्वतंत्रता के ज़्यादा नज़दीक है। ये एलपीजी के समर्थक है। ठीक है, इसके बाद ये रीगनवाद के समर्थक है। ठीक है, किसके, रीगनवाद। जो ये रीगनवाद है ये यूएसए से है। कहाँ से है, यूएसए से। यानी कि रीगनवाद की कंसेप्ट की हम बात करते हैं, क्या है रीगनवाद, और इसी के साथ हम ले लेते हैं थेचरवाद। कौन सा वाद, थेचरवाद। ठीक है, जब थेचरवाद की बात करते हैं, रीगनवाद और थेचरवाद दोनों की हम बात कर लेते हैं। तो 1930 में, 1930 में जब क्या आया था, रिसेशन आया था। रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी आई थी। उस समय पूरे विश्व की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, यानी कि मुद्रास्फीति इतनी बढ़ चुकी थी या लोगों के पास पैसा नहीं था। तो रीगनवाद यूएसए में जो फैक्ट्रियां थी उनमें उत्पादन इतना हो चुका था, यानी कि उत्पादक
जो फैक्ट्रियाँ थी उनमें आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन हो चुका था, इसलिए सामान बिक नहीं रहे थे उत्पादन की। यानी कि बाहर क्या था, मार्केट में रिसेशन था, पैसा नहीं था लोगों के पास, और उद्योगों में क्या हो रहा था, उद्योगों में सामान आवश्यकता से अधिक उत्पादित हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में उद्योगों का सामान नहीं बिकने के कारण उन्होंने क्या किया, जो लेबर थी उसको क्या कर दिया, उन्होंने फ्री कर दिया, यानी कि उन्हें नौकरी से हटा दिया। तो बेरोजगारी बढ़ गई, और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से स्थितियां और ज़्यादा बिगड़ गई। उसी चीज़ से निपटने के लिए, उसी चीज़ से निपटने के लिए रीगन, ठीक है, उसी चीज़ से निपटने के लिए उस समय के जो तात्कालिक प्रधानमंत्री, तात्कालिक जो राष्ट्रपति थे यूएसए के और ब्रिटेन के, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं स्टार्ट कर दी। यानी कि जो ब्रिटेन का जो किन्स था, अर्थशास्त्री किन्स, जिसे हम अभी हाल ही में हमने आधुनिक उदारवाद में पढ़ा था, उसका समर्थक था। तो किन्स ने क्या कहा, इनको कहा कि आप लोक कल्याणकारी गतिविधियां चलाइए। तो इन्होंने लोक कल्याणकारी गतिविधियां स्टार्ट कर दी। लेकिन लोक कल्याणकारी गतिविधियों में क्या होता है कि जो नौकरशाही है वो हावी हो जाती है, ठीक है, नौकरशाही हावी हो जाती है और भ्रष्टाचार बढ़ता है, और इससे राज्य का विकास नहीं हो पाता है। और राज्य में हमेशा क्या होता है, भ्रष्टाचार वगैरह, और राज्य मतलब राज्य अविकसित, मतलब राज्य की जो ग्रोथ है वो रुक सी जाती है। इसलिए 1990 में रीगन और थैचर ने किससे, एफ ए हेयक से कहा कि भाई हम ऐसा क्या करें। तो हेयक ने इनको सुझाव दिया कि आप लोक कल्याणकारी राज्य समाप्त कीजिए। लोक कल्याणकारी राज्य की जो भूमिका है उसको समाप्त करके आप पुनः क्या कर दीजिए, वापस एलपीजी लाइए। क्या कीजिए, एलपीजी पे बल दीजिए। तो हेयक ने एलपीजी का जो सिद्धांत है वो सुझाया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उससे तो 1990 के बाद में रीगनवाद और थैचरवाद आया, ठीक है। यूके में थैचरवाद आया और रीगनवाद यूएसए में आया। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके समर्थकों की, किसके, नव उदारवादी या स्वेच्छा तंत्रवादियों के समर्थकों की हम बात करते हैं। तो समर्थकों में कौन कौन है देखते हैं। तो समर्थकों की बात करते हैं तो इसके जो समर्थक है, समर्थकों में पहला है एफ.ए. हेयक, दूसरा है एफ.ए. हेयक को हम नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, हेयक को नव उदारवाद का बौद्धिक जनक, नव उदारवाद का बौद्धिक जनक। ये क्या है, बौद्धिक जनक। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। हम आगे की जो वार्ता है, आगे की जो चर्चा है, हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।